नमस्ते साथियों। गांव सरकार की 98वीं कड़ी में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। ये विषय है गांव का पैसा, गांव का पावर गांव को मिलेगा। पैसा भी पावर भी दोनों गांव को मिले। इस विषय पे हम लोगों ने शुरुआत अब पिछले कड़ी से चर्चा शुरू की है। आज हम इस विषय पे थोड़ा सा उन पक्ष को पर चर्चा करेंगे जिसमें लोगों को ये बात मेरे कहने पे वो असहमत है, और उनका असहमति का कारण उन्होंने बताया है कि ये गांव का पैसा, गांव का पावर गांव पे नहीं मिलना चाहिए, बल्कि वो विरोध कर रहे हैं। क्या ये उनका कहना है कि ये गलत होगा, और ये गलत होने का जो उनका तर्क है उसमें से बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तर्क भेजे हमारे पास। बहुत से लोगों ने अपनी बात भी कही है कि ये तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये इससे तो गांव में बहुत भ्रष्टाचार फैलेगा। इसमें हम एक व्यक्ति का रेफरेंस हम आपका संदर्भ देंगे, और उनका जो बात उन्होंने जो कही वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। डॉक्टर लाल बहादुर हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं, और ग्रामीण सामाजिक राजनीतिक सभी क्षेत्रों से उनका बड़ा सरोकार उससे वो जुड़े रहते हैं। तो मैं उनकी जो बात है उसको प्रमुखता से आपके सामने रख के आगे बात को बढ़ाऊंगा। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने कहा, और उनके जो तर्क है वो भी आपके सामने रखूँगा। उनका ये तर्क है कि अगर गांव में जो पैसा जाएगा तो गांव के पैसे में भ्रष्टाचार फैलेगा, और भ्रष्टाचार पहले ही से उनका कहना है कि प्रधान लोगों को देखिए कि जैसे प्रधान होते हैं उनकी गाड़ी और बोलेरो और आ जाती है, मकान बनने लगते हैं, और इतना पैसा वो कमाते हैं प्रधान लोग। तो अगर गांव को और पैसा मिलेगा तो प्रधानों की और कमाई होगी। तो उनका कहना है कि ये प्रधान और जो ग्राम विकास अधिकारी हैं ये खूब पैसा कमाएंगे, इससे गांव का विकास तो नहीं होगा बल्कि भ्रष्टाचार पैदा। दूसरे जो प्रकार का जो तर्क है वो ये है कि ये गांव के अगर आप इतना पावर दे देंगे उनके विभागों का, तो गांव में इस पावर को प्रयोग करके लोग करने वाले हैं कौन को? तो गांव के लोग अनपढ़ हैं, जानते नहीं हैं कुछ, उनके समझदारी नहीं है उन चीज़ों को। जो ये उनती विभाग चलेगा कैसे? ये तो एक मामूली चीज़ तो है नहीं कि उनती विभागों को चलाना। तो ये दो तर्क है कि ना पैसा उनको गाँव का पावर मिलना चाहिए और ना पावर मिलना चाहिए। और वो लोग ये समझते हैं कि ये जो सब व्यवस्था चल रही है इस व्यवस्था में ही अगर कुछ ऐसा हो जाए कि गांव में भ्रष्टाचार न हो पाए, प्रधान कमाने न पाए। तो इन लोगों की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि जो दो तर्क है कि गांव में पैसा और भ्रष्टाचार फैलेगा पैसा जाने से। दूसरा है कि इनको पावर देने का, व्यवस्था चलाने का इन लोगों को अनुभव नहीं है, जानते नहीं है किस तरह व्यवस्था चलाई जाती है, तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। इस बात देखिए, इस बात में सच्चाई है, और ऐसा नहीं है कि इस बात से मैं अवगत नहीं हूँ कि गांव में अगर पैसा जाएगा तो भ्रष्टाचार फैलेगा, और गांव में ये भी सही है कि गांव में लोग इस व्यवस्था को चलाने के लायक नहीं है। ये भी दोनों बात सही है, लेकिन पूरा सच नहीं है इसमें लेकिन सच्चाई है इसमें। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो बातें दोनों हैं, और इसको मैं जानता हूँ, और इस जानते होने के नाते ही मैं बार बार इस व्यवस्था कहता हूँ कि गांव सरकार बने। देखिए, ये जो लोग सोचते हैं, जो ये कह रहे हैं कि ये गांव को पैसा पावर नहीं मिलना चाहिए, इनकी ये सोच जो है ना वो वर्तमान व्यवस्था में है ना, जो वर्तमान व्यवस्था चल रही है। जैसे ग्राम पंचायत जैसा आज चल है, इसी व्यवस्था में सोचते हैं कि अगर इनको पैसा और पावर मिल जाएगा तो गांव में कोई फायदा नहीं होगा बल्कि भ्रष्टाचार फैलेगा। इस वर्तमान व्यवस्था को ही तो हम खत्म करने के लिए कह रहे हैं ना कि गांव सरकार बनेगी। और मेरा ये दावा है कि गांव सरकार अगर जब बनेगी तो भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा और व्यवस्था भी ठीक ढंग से चलने लगेगी। और इसीलिए मैं गांव सरकार की बात कर रहा हूँ। मैंने कभी ये नहीं कहा कि गांव पंचायत रहे और गांव पंचायत चले, और इसीलिए तमाम अब तक मैंने ये 58वां एपिसोड है, कड़ी है, हम इतने कड़ी में यही बात बता रहे हैं कि गांव पंचायत के जगह पे हम जो व्यवस्था आनी चाहिए वो गांव सरकार की होना चाहिए, और उस गांव सरकार की व्यवस्था चलेगी तो मेरा कहना है कि उससे भ्रष्टाचार भी खत्म होगा और व्यवस्था भी हर चीज़ें के लोग
गांव में उपलब्ध हो जाएंगी और सब व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलेंगी। तो इसलिए इन लोगों का ये जो तर्क है कि इससे पैसा पावर अगर गांव को मिलेगा भ्रष्टाचार फैलेगा, ये बात तर्क सही है, लेकिन वो इस व्यवस्था में देखते हैं कि इस व्यवस्था में वो रहेंगे तो ये ऐसा होगा। लेकिन मैं जिस व्यवस्था को कहता रहा हूँ वो इस व्यवस्था के भिन्न व्यवस्था की बात मैं कर रहा हूँ, और वो भिन्न व्यवस्था मैं आपको बता चुका हूँ और थोड़ा आज भी जिक्र करूँ। अब जैसे मान लीजिए कि गाँव के ये पैसे की बात हो रही है, ये गाँव में जो भ्रष्टाचार आज की व्यवस्था में वो क्यों है? क्योंकि ये गांव है वो एक राज्य सरकार की जो मशीनरी है, जो उसकी मशीन है जिससे राज्य सरकार चलती है, अभी जो गांव पंचायत है उसी मशीन का एक पुर्जा है, वो एक पुर्जे के रूप में काम करती है। और चूंकि राज्य सरकार में पूरी जो मशीन है वो पूरी तरह से भ्रष्ट है, उस बिना भ्रष्टाचार को चल नहीं सकती। वो भ्रष्टाचार का उससे पूरी उस व्यवस्था में ये भ्रष्टाचार ही उसका तेल है। तेल जैसे मशीन की तेल होती है ना, और वो मशीन की तेल है, उसी से वो भ्रष्टाचार वो मशीनरी चलती है। तो राज्य सरकार की इस मशीनरी का वो एक पुर्जा है, तो उसको भी उस भ्रष्ट व्यवस्था में उस मशीनरी के जैसे हर मशीन के हर पुर्जे को चलाने के लिए तेल चाहिए, तो हर पुर्जे को चलाने के लिए अगर तेल चाहिए तो पंचायती व्यवस्था को भी चलाने के लिए उसी तरह से तेल चाहिए। तेल का मतलब भ्रष्टाचार। बिना भ्रष्टाचार के उत्तर प्रदेश की मशीनरी चलती नहीं। अब इस मशीनरी में उत्तर प्रदेश सरकार, मैंने सभी प्रदेश सरकार की बात कर रहे हैं या केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, ये सब भ्रष्ट व्यवस्था भाई टिकी हुई है, भ्रष्ट व्यवस्था से चलती है। तो अब उस भ्रष्ट व्यवस्था से जब उनको चलना है तो गाँव भी भ्रष्ट व्यवस्था, वो चाहे या ना चाहे उस भ्रष्ट व्यवस्था में चलेगी। जैसे कि गाँव में भ्रष्ट व्यवस्था का अंग क्या है? ग्राम विकास अधिकारी, एडीओ, बीडीओ, डीपीआरओ, और पंचायत निदेशाल है, फिर पंचायत सचिव, फिर नेता, फिर एमएलए, विधायक, ये सारे उस तंत्र के सब पुर्जे हैं। और ये सब तंत्र एक दूसरे से इतने गुथे हुए हैं कि सबको उस मशीन को चलाना है तो आपको तेल डालना पड़ेगा, और तेल अपने अपने हिस्से का सब इस तंत्र में इस जितने पुर्जे हैं सब अपने अपने हिस्से का तेल लेंगे। उसी का एक हिस्सा ग्राम प्रधान भी है, गाँव पंचायत वो बिना उसको, क्योंकि वो अगर पैसा नहीं देगा तो आगे कोई भी मशीनरी का कोई भी पुर्जा आगे बढ़ेगा नहीं, और जब आगे बढ़ेगा नहीं तो वो काम होगा नहीं। तो अगर उसको गांव में कुछ भी काम कराना है तो उस पुर्जे को प्रधान, ग्राम प्रधान को एक पुर्जा मानिए, ग्राम पंचायत को भी एक मशीन का एक टुकड़ा मानिए। तो उस मशीन के माध्यम से वो भी एक तंत्र का हिस्सा बन के उसको भी अपना हिस्सा लेगा। जब खाएगा है ना कि वो खिलाएगा तब वो मशीन चलेगी, नहीं खिलाएगा मशीन ठप हो जाएगी। तो जब प्रधान को इस मशीनरी को खिलाना है, इस पुर्जे में जितने पुर्जे हैं सबको वो खिलाना है, उसको खिलाना मतलब उसको तेल पानी कर देना है, और वही भ्रष्टाचार है। तो जब उसको तेल पानी देना है तो अब उनको देगा तो उनको खिलाएगा तो अपने भी खाएगा। तो उसी तंत्र में अगर इस तंत्र में प्रधान को ये समझिए कि बिना वो खाए वो व्यवस्था चल जाएगी ग्राम पंचायत की, तो संभव है, असंभव है, वो चल नहीं सकती। तो वो चलेगी तो तंत्र का जब तक हिस्सा रहेगा तो वो भ्रष्टाचार करेगा। हम लोग तो यही कह रहे हैं ना कि इसको तंत्र का हिस्सा नहीं बनने देना है। ये ग्राम सरकार की जो बात है वो ये कहना है कि हमारा कि इस तंत्र से जो राज्य सरकार का ये जो तंत्र है इस अलग स्वतंत्र तंत्र कर दे। इस राज्य सरकार की जो मशीनरी का वो पुर्जा न बन के काम करे, बल्कि ग्राम सरकार एक अलग मशीन बने, और वो जब अलग मशीन बन जाएगी तो इस तंत्र से अलग हो जाएगी। तो इस तंत्र का जो भ्रष्ट तंत्र है, जो सरकार का भ्रष्ट तंत्र बन चुका है, उस तंत्र का जब वो हिस्सा नहीं रहेगा तो अपनी मशीन को अपने ढंग से वो चलाएगा। अब तो हमारी जो व्यवस्था होगी उसमें ये देखना है कि ये मशीन ठीक ढंग से चल रही है कि नहीं चले, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मशीन में भी भ्रष्टाचार है। अगर इस ढंग से अगर आप सोचेंगे तब आप समझ पाएंगे कि गांव सरकार का क्या महत्व है। इस तंत्र का हिस्सा जब तक आप बनाए रखेंगे तब तक भ्रष्टाचार गांव में उसी तरह फले फूलेगा जैसे राज्य सरकार में और केंद्र सरकार में फल फूल रहा है, और तेजी से फैलेगा। जितना पैसा आएगा उतना लूट खसोट का नए नए तरीके निकाले जाएंगे लूटने के, खसोटने के, कमाने के, और वो आप उसको समझ नहीं पाएंगे। और समझ इसलिए नहीं पाएंगे कि जो राज्य सरकार का तंत्र है, अब आज की स्थिति क्या है, ये राज्य सरकार की मशीन कैसे चलती है, क्या व्यवस्था है, कौन कौन चला रहा है, ये गांव के लोग क्या जाने।
गांव के लोग एक पुर्जे बन के उसमें रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि कैसे राज्य सरकार का पैसा आता है, राज्य सरकार कैसे खर्च करती है, राज्य सरकार के पैसा के कौन कौन किसके किसके पास वो व्यवस्था जानी है, किसकी संस्तुति लेनी है, किसका सैंक्शन लेना है, किसके जाके कागज बनवाना है। ये गांव के लोग क्या समझें, क्योंकि वो एक छोटे पुर्जे के रूप में काम करते हैं। उनको पूरी व्यवस्था के तंत्र को उनको समझ कभी आ नहीं सकती, और जब आएगी नहीं तो इसके खिलाफ वो कभी समझ ही नहीं पाएंगे। तो वो ही समझते हैं कि ये जो कुछ गड़बड़ी हो रही है गांव में, वो प्रधान की गड़बड़ी हो रही है। वो बिल्कुल नहीं समझते हैं कि जो प्रधान कर रहा है वो उस हिस्से को मशीन का हिस्सा बन के कर रहा है, उस तंत्र का हिस्सा बन पर, और किस तरह से प्रधान को कैसे पैसा मिलता है, कहाँ मिलता है, कितना उसको देना पड़ता है, कितना वो खाता है, ये सारी चीज़ें उसके सामने तो रहती नहीं उन लोगों के सामने। तो जब वो मशीन ग्राम की व्यवस्था इस बड़े मशीन की अंग बन के काम करेगी तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, कभी नहीं खत्म होगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वो गांव सरकार का मतलब एक गांव की अलग मशीन, और गांव की जब अलग मशीन होगी तो अपने इस तंत्र का प्रभाव से मुक्त हो जाएगी, और जब इस तंत्र के प्रभाव से मुक्त होगी तो गांव के लोग उस मशीन को अपने ढंग से समझेंगे, उसके कल पुर्जे समझेंगे, उस मशीन में क्या क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, कहाँ से उसमें गड़बड़ी है, उस मशीन को अपने ढंग से देखेंगे, समझेंगे और चलाएंगे। तो वो उस मशीन को चलाने के लिए मैं नहीं समझता कि गांव में तब भ्रष्टाचार की गुंजाइश रह जाए। और उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ कि समझ लीजिए कैसे ये मशीन चलेगी। मान लीजिए जो आज गांव पंचायत की जो व्यवस्था हम कहते हैं कि गांव को पैसा, अब गांव में मान लीजिए 1 करोड़ रुपया गांव को मिलना है, 1 करोड़ रुपया, तो गांव को 1 करोड़ रुपया अगर मिल गया तो अभी जो गांव के नाम पर 1 करोड़ रुपया अगर मिलना है तो वो सारी व्यवस्था, क्योंकि उस सरकार का अंग है, तो सरकार के माध्यम से विभिन्न विभागों से होते हुए और सरकार के गांव में पहुंचेगी, और गांव के तक जब पहुंचेगी तो ये जहाँ जहाँ से वो गुजर के जा रही है वो सारे लोग उसके अंग हैं, और सारे लोग जब तक उसे उस व्यवस्था में जब लगे हुए हैं तो सारे लोगों के भ्रष्ट व्यवस्था में, तो उस सारे लोगों को आप समझ लीजिए कि संतुष्ट करना पड़ेगा, तब वो व्यवस्था चलेगी। और आखिरी जो गांव तक पहुंचेगी तो गांव वाला कभी अपना हिस्सा लेगा और तब जाके व्यवस्था चलेगी। अब मान लीजिए कि गांव में एक सरकार अगर होती तो 1 करोड़ रुपया गांव में पहुंच गया, गांव का सीधे ही हमारा कहना है कि गांव का पैसा मतलब गांव को मिलेगा, 1 करोड़ रुपया अगर गांव को मिलना है तो सीधे गांव को पहुंच गया। अब गांव में 1 करोड़ रुपया आ गया। अब 1 करोड़ रुपया जैसे गांव में आया तो उस 1 करोड़ रुपये को क्या प्रधान जी थोड़ी खर्च करेंगे, या प्रधान जी को जाके किसी से ये तो नहीं पूछना पड़ेगा, एडीओ से, बीडीओ से, लेखपाल और डीपीआरओ से, डायरेक्टर साहब से, सरकार के किसी नेता से, सरकार में किसी अधिकारी से, नेता से कि ये कहाँ खर्च करें। वो क्या करेंगे, 1 करोड़ रुपया जब आ गया तो गाँव सभा की बैठक होगी। गांव सभा के बैठक में ये तय किया जाएगा, लोग बताएंगे कि इस हमारे 29 विभाग हैं, इस 29 विभागों में किस विभाग में क्या क्या जरूरत है। गांव के लोगों को मालूम है कि कहाँ सफाई विभाग है तो सफाई के लिए कितना पैसा चाहिए, स्वास्थ्य के लिए कितना पैसा चाहिए, कृषि के लिए कितना पैसा चाहिए, रोजगार के लिए कितना पैसा चाहिए, लोगों पेंशन के लिए कितना पैसा चाहिए, ये सारी बातें उनको मालूम है। 29 विभाग है तो ये सभी 29 विभागों में गांव सभा तय कर देगी कि 29 विभागों में वो 1 करोड़ रुपये को बांटना है, तो 1 करोड़ में कह देगी किसी में 5 लाख जरूरत के हिसाब से, किसी विभाग को 3 लाख दिया जाए, किसी को 2 लाख, किसी को 8 लाख, किसी को जिस उसमें की जरूरत के हिसाब से। गाँव के लोग जानते हैं कि इस साल किस चीज़ की जरूरत है। तो अब जैसे राज्य सरकार में होती है तो राज्य सरकार का पूरा पैसा आ जाता है उनके खाते में, तो पता लगता है कि किस विभाग में कितना रुपये दिया जाता है और उसी को बजट करते हैं। तो उसी तरह से गांव में भी पैसा आया तो उसका बजट बन जाएगा साल के शुरुआत में। मान लीजिए मार्च में पैसा आया तो मार्च में या अप्रैल में पूरे गांव की बजट बन गया कि इस विभाग में इतना पैसा खर्च करना। अब ये पूरे गांव को मालूम हो गया कि इस विभाग में इतना आया गांव में और इतना पैसा गांव में हर विभाग को खर्च में जाना है, जानकारी हो गई। अब ये जितने 29 विभाग हैं, इस 29 विभागों के लोगों को, विभाग मैंने बताया कि हर 29 विभाग बनेगा, इस 29 विभाग के लोगों को ये मालूम है कि हमें किस विभाग में कौन सा काम करना है। अब वो उस काम को जिम्मेदारी उनको जब दे दी जाएगी तो गांव पंचायत दे देगी। ये प्रथा पास हो गया। अब जब कार्य शुरू हो जाता है गांव पंचायत का,
गांव पंचायत इन विभागों को कहेगा कि आपको इतना इतना पैसा मिला है, आप इन विभाग वालों तो आप ये काम जो आप प्रस्ताव दीजिए कि हमें ये काम करना है, उसमें कितना खर्चा होगा। तो वो ग्राम पंचायत उनको पैसा, ग्राम पंचायत की मतलब कमेटी जो प्रधान है उसके साथ 9 सदस्यों की जो कमेटी होती है वो बैठ के तय करेगी कि भाई आपको सफाई के लिए 3 लाख रुपया दिया गया, अब आप सफाई में क्या क्या करें, कितना पैसा खर्च होगा, इसका प्रस्ताव दीजिए। तो गांव पंचायत उस प्रस्ताव को मान के कहेगी हाँ ठीक है आप इतना काम दीजिए। अब वो गांव पंचायत उसकी सहमति दे देगी और जैसे जैसे वो काम करते चले जाएंगे उनको पैसा मिलता जाएगा। इसी तरह हर विभाग अपना गांव पंचायत के सामने अपना प्रस्ताव रखेगी, गांव पंचायत मीटिंग करके कहेगी कि आप इतना पैसा ले जाइए और इतना काम करिए और बताते रहिए। तो जब अब ये देखिए इससे क्या हुआ कि आपको मालूम है इस साल गांव में कितना पैसा है, आपको मालूम है कि किस विभाग को कितना पैसा दिया गया, आपको मालूम गांव को मालूम हो गया किस विभाग में क्या काम होना है, कि किस में कितना काम होना है वो हो गया, और गांव के ही लोग उस काम को करेंगे। तो अब जो गांव में अगर मान लीजिए सफाई के लिए 2 लाख रुपया अगर मिला तो गांव के लोग बता दिया कि ये काम होना है, ये हर सबको पता है। और जब सबको पता है तो कि और वो काम कौन सा हो रहा है ये भी गांव के सारे लोगों को पता है, और गांव के सारे लोगों को पता है तो ये पैसा का पूरा देखिए आप उसको खर्चे। आज जो सफाई का कार्यक्रम है राज्य सरकार से पैसा आता है, पता ही नहीं है कि ये सफाई का पैसा कितना आया है, कितना खर्च करना है, कितना जाना है, और कब आएगा, कैसे आएगा, उसमें कब बजट पास, उसमें कब खाते में जाएगा, ये कुछ नहीं पता है। ये मालूम है कि सफाई के विभाग में पैसा लगाता है, कभी सफाई कर्मचारी दिखाई देते हैं, कुछ दिखाई देंगे, बस इतने मोटी मोटी बातें। उसे स्वास्थ्य विभाग में गांव में क्या आ रहा है किसी को आज पता नहीं, क्यों जानकारी हो भी नहीं सकती, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया है। जो मान लीजिए उत्तर प्रदेश के उदाहरण लीजिए, लखनऊ से पैसा चलेगा, एक लंबी प्रक्रिया होते हुए गांव तक जाएगा, तो वो जानकारी इतनी गांव को तो छोटी छोटी बातें नहीं जान पाते हैं। तो यही सब बात दाव पेंच के कहाँ खाता बही और ये बारे में इनके पैसे में क्या जाना। लेकिन वहाँ चूंकि गांव के लोग खुद ही वो तय करेंगे कि ये पैसा गांव सभा की जो बैठक होगी पूरी मतलब गांव सभा में पूरे गांव के लोगों की, तो उन्हें मालूम है कि हम कहाँ पैसा दे रहे हैं, कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ उनकी जानकारी, हर चीज़ की जानकारी रहेगी और सबको उस काम के बारे में जानकारी होगी, हर व्यक्ति को जानकारी हो, क्योंकि गांव सभा बैठक में सब लोग बैठे हुए हैं। इससे भी बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि जब ये जो गांव सभा में जब काम होगा तो फिर गांव सभा की बैठक होगी और उसमें ये सभी विभाग बताएंगे अपना कि हमने ये काम किया, क्योंकि जो काम गांव सभा ने तय किया उस काम को गांव सभा देखे जानेगी। अगली बैठक में फिर जब गांव सभा की बैठक होगी तो सभी 29 विभाग ने बता दिया कि हमको इतना पैसा मिला था और हमने इतना काम किया। तो जब उनको ये पता है कि इतना पैसा इनको दिया गया और इतना काम बता रहे हैं किया, उस समय गांव का हर आदमी बता सकता है कि भाई आपको 3 लाख रुपया मिला था और ये सफाई के लिए कि 4 नालियों को मेंटेन करना, ये करना, जो भी आपको झाड़ू लगवाना, जो भी हो, तो इसको आप बताइए कैसे कैसे खर्च किया, वो बताएंगे कैसे खर्च किया। तो इसलिए गांव में जब पैसा खर्च होगा तो हर गांव के जो विभाग होंगे उनको मालूम है कि हम जो काम कर रहे हैं उसकी जवाबदेही भी है। जवाबदेही कैसे है कि जब अगली बैठक होगी तो मुझे अपने कामों का ब्यौरा उनके सामने रखना पड़ेगा और वो लोग सवाल उठा सकते हैं। अगर उनको लगेगा कि ये काम सही नहीं है तो गांव सभा उनके खिलाफ जांच कराएगी, जांच करा के उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी कि आप ये झूठ बोल रहे हैं, आप हम लोग तो चलिए मौके पर चल के दिखाइए कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। तो वो जवाबदेही के डर से गांव वाले जो ये उस पैसे का जो विभाग है वो एक एक पैसे का वो सोचेगा ठीक ढंग से कार्य करो, नहीं तो ये जवाबदेही हमारी बनती है। अब इस पूरी व्यवस्था में इस चीज़ को जिस तरह से पैसे खर्च हो रहे हैं ये सब आपके आज की आधुनिक व्यवस्था है। उसमें हर कंप्यूटर में रोज का रोज कितना गांव का पैसा आया, कंप्यूटर में ये आपका उसमें डाटा फीड हो जाएगा कि इतना पैसा आया था, इस विभाग को इतना 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 29 विभाग को दिया गया, हर विभाग कितना कितना रोज कितना खर्च कर रहा है, रोज रोज शाम को वो डाटा फीड हो जाएगा। आज शाम को 20,000 रुपया खर्च हुआ, कल इसमें खर्च हुआ, कल 20,000 खर्च हुआ, और जिसको देखना हो अपने में बैठे बैठे अपने हर घर से मोबाइल पर देख लेगा कि इतना इतना पैसा खर्च हुआ। तो जब सारा पैसा आपके सामने है, सारी प्रक्रिया आपके सामने है, किस तरह से खर्च हो रहा है वो आपके सामने है, किस तरह से काम हो रहा है वो आपके सामने है, ये सब कुछ गाँव के सामने, जिसको कहते हैं तो हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है और सबकी जवाबदेही है। तो यही तो व्यवस्था है कि ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही, मतलब ट्रांसपेरेंट मतलब हर चीज़ आपके सामने खुला पन्ने की तरह से है।
जवाबदेही मतलब जो भी आप करेंगे लोगों को आंखों के सामने है। तो जवाबदेही है, उसके खुला हर चीज़ आपके सामने है। तो भ्रष्टाचार कैसे होगा? भ्रष्टाचार तब होता है जबकि आपको मालूम नहीं होता कि कैसे, कोई चीज़ें आपको मालूम नहीं रहती है और ना काम के बारे में मालूम होती है और ना जवाबदेही बनती है। ये जो भ्रष्ट मशीन है उत्तर प्रदेश सरकार की, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार ये इसमें भ्रष्टाचार का जो कारण है कि किसी कोई जवाबदेही नहीं होती। अब मंत्री घूस लेता है, लेकिन जानते हैं मंत्री दस्तखत नहीं करता किसी पर। अब मंत्री कहेगा डायरेक्टर साहब हमको इतना रुपया दीजिए, पंचायत डायरेक्टर से कि पंचायत मंत्री कहेगा इतना पैसा घूस दीजिए, हमको पैसा हमारे इंतजाम करिए, 10 करोड़ का 20 करोड़ का। मंत्री मान लीजिए डायरेक्टर साहब कहेंगे उसको 20 करोड़ का इंतजाम करा दिए। अब डायरेक्टर साहब वो 20 करोड़ का फर्जी कागज बनाएंगे। अब दस्तखत डायरेक्टर साहब का होगा, मंत्री का नहीं होगा। तो मंत्री तो 10 करोड़ रुपए लेकर अपना निकल गया, उसकी जवाबदेही नहीं, उसको आप मंत्री से कहीं दस्तखत उसने किया ही नहीं, जो कि डायरेक्टर था। अब डायरेक्टर था फिर कागज बनाना शुरू करेंगे, कागज बनाएंगे तो उल्टे सीधे सब कागज बनाएंगे, नीचे से लखनऊ से चल के सब नीचे गांव तक फर्जी कागज बनेगा। अब गांव के लोग इस तरह से, किस तरह उनको पता है कि मंत्री ने 10 करोड़ रुपए ले लिया, डायरेक्टर साहब किसी योजना में फर्जी कागज बना रहे हैं और ऊपर से नीचे कागज हो गया। दूसरी बात है कि अब इसमें जो अगर मालूम भी हो गया तो कार्रवाई कौन करते हैं? जो नीचे का अधिकारी से लेकर ऊपर तक ही मंत्री तक लगे हुए हैं। तो कार्रवाई भी आपके खिलाफ शिकायत करेंगे तो यही सब आपके खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन ये सब कार्रवाई भी क्यों करेंगे? जब सब मिले हुए हैं, सब एक दूसरे से कमा रहे हैं भ्रष्ट आचरण से, तो सब एक दूसरे को बचाने में लगे रहते हैं। तो जब सब एक बचाने में लगे हुए हैं तो अगर आपको पता भी लग गया तो आप कर क्या लेंगे? और गांव के पास किसके पास फुर्सत है कि वो हर अधिकारी और के पास जाए और उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कराए और उनके फिर जब सब मिले हुए हैं तो कौन खिलाफ उनके कदम उठाएगा? तो इस नाते जितनी भी भ्रष्ट व्यवस्था है उसके में वो कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल असहाय की तरह से उसको अपना जिंदगी बिताना पड़ेगा गाँव वालों को। और ये हो रहा है, आप देख रहे हैं 70 सालों में तो यही हो रहा है ना कि जब असहाय जैसे गांव वाले भाई, अरे भाई लूट रहे हैं तो क्या हुआ, वो खा रहा है तो खा रहा है, मंत्रिया भी खा रहा है, अफसर भी खा रहा है, सब खा रहे हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अब है जो है तो ऐसी बात करते रहते हैं। लेकिन जब सामने हर चीज है तो ये तो सामने ही उनको खाने का ही अवसर ही नहीं मिलेगा, हर चीज सामने है। जब सामने होगा तो कुछ और सबकी जवाबदेही है, क्योंकि हर बार हर मीटिंग में बात उठेगी। तो इस तरह से ये कहना कि अगर गाँव में पैसा जाएगा तो भ्रष्टाचार और बढ़ेगा, ये बिल्कुल समझ लीजिए कि इस व्यवस्था से तो हम नहीं बात करें, लेकिन जिस व्यवस्था को हम गांव सरकार की व्यवस्था करें, और वो गांव सरकार की व्यवस्था मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये हम कोई नई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, वो व्यवस्था पहले से है, बस उसको क्रियान्वित नहीं हो रहा है। गाँव सरकार की ही व्यवस्था है। क्यों कि धारा 15 में जैसे मैं बताता हूँ उन्होंने लगा दिया कि राज्य सरकार के निर्देशों पर ही गाँव पंचायत काम करेंगे। अब राज्य सरकार निर्देश देती है कि हम पैसा रखेंगे, हमारे सरकारी अधिकारी रखेंगे, हम देंगे आपको, हम आपका विकास करेंगे, तो इसीलिए वो व्यवस्था हट गई। अगर वो अधिकार हट जाए, वो जो धारा 15 में जहाँ ये लिखा है कि राज्य सरकार के अधीन काम करेगी, सिर्फ वो हट जाए तो क्या व्यवस्था हो जाएगी? वो हट जाए तो हो जाएगा कि अपना गाँव अपना खुद करेगा। तो देखिए गाँव बिल्कुल अपना गाँव जब करने लगेगा तो सारी व्यवस्था उसके हिसाब से चलेगी, वो सब अपना काम करेंगे लोग। दूसरा ये जो मुद्दा है ये तो भ्रष्टाचार का मुद्दा। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि गांव के लोग कैसे इस अपनी व्यवस्था चला कैसे, ये भी सही है कि गांव के लोग अभी इस बारे में जानते नहीं कि कैसे है। लेकिन आप ये बताइए कि जिस दिन जब ये व्यवस्था लागू हो गई जब गाँव सरकार की, तो ठीक है पहले दिन वो पहले साल 6 महीने के अंदर वो नहीं जाती, लेकिन अब गाँव में ऐसा वो जमाना तो है नहीं कि गाँव में अनपढ़ गंवार और सारे के सारे लोग हैं या पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। अब तो गांव में हर जगह BA MA पास होने कमी नहीं है, समझदार लोग हैं और हर आदमी कुछ करने की जज्बा भी रखता है कि हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन अब उनको जब अवसर मिलेगा तब ना उनका आकलन आप करेंगे कि वो व्यवस्था अपने चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे। अब जैसे कि मान लें गाँव पंचायत बैठी, अब गाँव पंचायत में अगर 10-20 लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, तो बात को सामने रखेंगे ना कि गाँव की ये जरूरत है और उस तरह से वो योजना बनवाएंगे, उस तरह से कहेंगे कि इस गांव में जरूरत है। हम मान लीजिए 1 मिनट के हम मान लें कि उनको अभी उतना जानकारी मान लीजिए नहीं होता है, ठीक है। अगर जानकारी नहीं है तो गांव पंचायतें अपना हर विभाग के लिए अपना विशेषज्ञ रख लेंगे। और विशेषज्ञ लोग मतलब जैसे मान लें कृषि का कोई विशेषज्ञ है, कोई नियम का कानून का विशेषज्ञ है जानने वाला है, उनको अपना गाँव पंचायतें उनको 500-1000 रुपये दे के
महीने में कभी जब मीटिंग में बुलाना हो तो बुला के पूछ लेंगे, भाई आप बता दीजिए कि हम लोग इस काम को कैसे करें। और जैसे जैसे वो 1 2 3 साल तक ये इस व्यवस्था को चला लेंगी तो उनको सब कुछ जानकारी हो जाएगी। ये तो शुरुआती दौर का है ना, शुरुआती दौर में लगेगा कि हम इस व्यवस्था को कैसे चला पाएंगे। अभी तो व्यवस्था चला ही नहीं रहे, अभी तो वो एक पिछला कुछ नहीं कर रहे। अभी तो जो कर्मचारी आते हैं प्रधान जी को कहते हैं वो चल रहा है, उनको उनसे कोई मतलब नहीं उस व्यवस्था से। लेकिन जब वो इस व्यवस्था को खुद चलाने लगेंगे तो भी एक दूसरे से सीखेंगे, नहीं सीखेंगे बाहर के लोगों को बुला के सीखेंगे, विषय को बुला के सीखेंगे, वो हर विषय को पैसा देकर उनसे सीखेंगे। जैसा होता है अपने लोगों को ट्रेनिंग, अपने गांव के लोगों को ट्रेनिंग पर भेजेंगे, आप जाके इस काम को सीख के आओ। तो हम सीख के आओगे तो हम यहाँ तुमको रोजगार देंगे और पैसा देंगे तुम्हारे काम के लिए। तो जब वो रोजगार और पैसा काम के लिए देंगे तो वो लोग जा जाकर खुद सीख के आएंगे। तो जैसे ही ये पैसा गांव में आएगा, जब व्यवस्था चलने लगेगी तो खुद ही पैसे के लिए, पैसा प्राप्त करने के लिए लोग खुद अपने सीखेंगे। लोग कि ये काम सीख लो तो हमको पैसा मिल जाएगा, गांव में ये काम सीख लो तो हमें पैसा मिल जाएगा और हमको गांव में ही पैसा मिलेगा। तो ये 1 2 3 साल में आप देखेंगे कि हर गांव के तमाम लोग एक तरह से उनमें अंदर ये हुनर आ जाएगा और हर काम करने के लिए आ जाएगा। हर व्यवस्था में ऐसी होती है, शुरुआती दौर में लोगों को 2 4 लोग जानकार होते हैं और उसके बाद धीरे धीरे वो 2 4 से 10 10 से 20 सैकड़ों। फिर हम लोग जो व्यवस्था बनाना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि गांव का हर आदमी गांव के व्यवस्था चलाने के लिए हर किसी न किसी क्षेत्र में वो खुद गुणवान हो जाए, स्किल्ड हो जाए। हर आदमी किसी किसी क्षेत्र में स्किल्ड हो जाए। एक उदाहरण के लिए मान लें कि मिट्टी का जांच करना है तो गांव के मिट्टी का जांच करने का आदमी एक गांव में खुद तैयार हो जाए, उस व्यवस्था वो मिट्टी जांच करने वाला तैयार हो जाएगा। उसी तरह से ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट और ब्लड प्रेशर टेस्ट करने के लिए गांव में खुद आदमी तैयार हो जाएगा। तो वो खुद सीख लेगा, उसको पैसे भी मिलेंगे। मिट्टी जांच करने वाले को उसको पैसा मिलेगा, जो ब्लड शुगर टेस्ट करने वाला ग्राम पंचायत उसको पैसा देगी, वो सीख लेगा। तो इसी तरह से हर विभाग का जो भी काम है वो धीरे धीरे गांव में 2 3 साल 5 अधिक से अधिक, मैं कहता हूँ अधिक से अधिक 5 साल लग जाएगा। और 5 साल में आप देखिएगा कि गांव के लोग हर काम को जानते हैं। आज तो गांव के लोग कुछ नहीं जानते हैं, बस केवल वो क्या करते हैं कि 2 3 काम जानते हैं। एक तो अधिकारियों के पीछे पीछे घूमना, नेताओं के पीछे पीछे घूमना, और बहुत से कुछ गाँव ऐसे हैं जो दलाली करते हैं। कोई योजना आ गई सरकार की तो उसमें गांव वाले जाके उसमें दलाली करते हैं कि भाई कुछ पैसा उससे मिल जाए, और इसके अलावा कुछ जानते ही नहीं है। उनको मालूम ही नहीं है कि गांव में अगर ये सरकार का जो इतना योजनाएं हैं, इस योजनाओं को लागू कर दिया जाए तो गांव में तो खुद ही न पैसे के ये ऐसी ऐसी चीज़ें, उनको हुनर सीखना पड़ेगा कि उनको उस हुनर को, बहुत लोगों को हुनर सीखना पड़ेगा अगर उन सारी योजनाओं को लागू करना हो। और जब हुनर सीखेंगे तो गांव के लोग का काम करेगा, गांव के लोग काम करें तो गांव पंचायत उनको पैसा देगी और हर तरह का गांव विकास होगा। और ये जब विकास इस तरह से हो जाएगा, गांव में जब पैसा आ जाएगा, गांव के जब हुनरवान लोग हो जाएंगे तो गांव का आप देखिए चाहे आप कुछ भी इसका विरोध करिए, गांव सरकार का अगर हम जो कह रहे हैं कि गांव का पैसा और गांव का पावर गांव को मिले, आप इसका विरोध करिए, कितना भी विरोध करिए, जिसके भी उल्टे सीधे तर्क दीजिए और गाँव वालों को आप कहिए कि वो मूर्ख हैं, उनको कुछ नहीं मालूम है, भ्रष्ट हैं, जो कहिए। और हम आपकी बात माने कि ऐसा अगर है, तब भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस देश को, अगर इतने बड़े देश को जिसकी आबादी इतनी बड़ी आबादी है, जिसका 1.5 अरब की आबादी है, इस देश को अगर आप संपन्न बनाना चाहते हैं, नंबर 1, खुशहाल बनाना चाहते हैं, नंबर 2, तीसरा चाहते हैं कि देश की सभ्यता और संस्कृति अगर बची रहे, सभ्यता और संस्कृति में कह रहा हूँ, जो हमारी सभ्यता है, सभ्यता का मतलब जो हमारा जीने का तरीका है, और संस्कृति का मतलब यह है कि जो हमारा, जिस तरह से हम आपस में अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं, जिस तरह तौर तरीके अपनाते हैं, जो परंपराएं बनाते हैं, जिस तरह से आपसी संबंध बनाते हैं, ये लोगों में किस तरह से हमारा एक दूसरे के प्रति जो हमारी भावना रहती है, ये सब संस्कृति, यही संस्कृति है हमारे जीने का तरीका है। हम देवी देवता की पूजा करते हैं, हम वृक्षों की पूजा करते हैं, हम पशुओं की पूजा करते हैं, ये हमारी संस्कृति है, इस तरह जो जीने की। अगर आप चाहते हैं कि हम संपन्न हो, आप चाहते भारत संपन्न हो, आप चाहते हैं कि भारत खुशहाल हो, आप चाहते हैं कि भारत में सभ्यता रहे, बहुत हद तक सभ्यता खत्म हो रही है,
लेकिन अगर चाहते हैं कि सभ्यता हमारी पुनर्जीवित हो, आप चाहते हैं कि हमारी जो संस्कृति उसको पूरी तरह से नष्ट न हो जाए, नष्ट हो रही है, बड़ी तेजी से नष्ट हो रही है, वो पूरी तरह से नष्ट न हो, तो आपको गांव सरकार के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसको आप लिख लीजिए कि मैं हर आदमी से कहता हूं कि इसके अलावा कोई विकल्प है तो मैं उस वो विकल्प देने वालों को पूरी रूप से खुलेआम चुनौती देता हूं कि अगर आपके पास कोई विकल्प की है तरीका तो बताइए। और मैं नहीं समझता कि कोई भी चाहे लेके यहाँ से दिल्ली, यहाँ से लेके गांव से लेके, और जो नीति आयोग बैठा हुआ है, बड़े बड़े परियोजनाएं बैठे हुए हैं, बड़े बड़े सलाहकार बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग अपना चिंतक बैठे हुए हैं, अगर इसका मैं उन सबको चुनौती देता हूँ कि इसके अलावा अगर आपके पास कोई विकल्प हो तो बताइए। और नहीं तो इस देश का ये कुछ लोग इस देश में होगा, ऐसा नहीं है, कुछ लोग बहुत संपन्न होंगे, और संपन्नता का तो आप नमूना देख लिया आपने। और बता दे रहा हूँ, एक ही उदाहरण बहुत है कि कुछ लोग संपन्न होंगे तो क्या होगा। अभी अभी आपने आज 2-3 दिन के अंदर एक खबर आई है कि अंबानी साहब ने 10,000 करोड़ की एक कोठी खरीदी है इंग्लैंड में। इंग्लैंड, अब वो इंग्लैंड बसने का 10,000 की ये जो कोठी है उनकी 300 एकड़ में बनी है। अब वहीं वो पूरा परिवार के साथ रहे। अब देखिए, एक जमाना हम लोग कहते थे ना कि अंग्रेज जो है आए जब शासन करने भारत में, तो वहाँ का पैसा यहाँ भारत से कमाते थे और ले जाके विदेशों में खर्च करते थे, और अपने अपने देश ले जाते, इंग्लैंड कमा के ले जाते थे। अब देखिए कितना जल्दी आ गया, 70 साल में आ गया। अब अंबानी जो है भारत के सबसे धनी आदमी है। भारत का पैसा कमा के, ये जो उनको जो पैसा का अतुल संपत्ति उनकी जो बनी है, इतनी हैसियत हो गई या खरबों की, तो ये भारत से ही कमाया ना। भारत का कमाया हुआ पैसा अब वो कहाँ खर्च करेंगे, इंग्लैंड में खर्च करेंगे, मतलब चला गया। अब वो 10 करोड़ का तो मकान खरीदे हैं, अब धीरे धीरे अपना सारा व्यापार जो है भारत से खींच के इंग्लैंड और यूरोप और अमेरिका तमाम देशों में फैलाएंगे, क्योंकि ये हमारे पैसा कमाने वालों की है ये भावना है। तो ये देखिए, जो मैं कह रहा हूँ कि ये पैसे जो वर्तमान व्यवस्था चल रही है उसमें लोग धनी होंगे, संपन्न होंगे, लेकिन वो संपन्न होंगे, हजारों लोग पैसा यहाँ से कमा के ले जा चुके हैं, और अब लोग सिलसिला जारी हुआ। और ये चूंकि इनसे छोटे मोटे लोग हैं, ये छोटे मोटे भी मतलब अरबपति हैं, लेकिन बहुत बड़े अरबपति हैं, खरबपति हैं, तो इनका जाना समझ में आ गया। इस एक उदाहरण से आप समझ लीजिए कि जब ये खरबपति यहाँ से भाग रहा है तो बाकी लोग तो क्या करेंगे। तो ये आने वाले समय में जो संपन्नता आएगी वो आपका पैसा लूट के विदेशों में लेकर जाएंगे, वहाँ रहेंगे, और वहाँ से फिर ऐसा नहीं कि अपना व्यापार यहाँ सब समेट लेंगे, वहाँ से कंट्रोल करेंगे, भारत का पैसा खींचते रहेंगे, और लेकिन लगाएंगे वहाँ, यहाँ से खींचेंगे वहाँ लगाएंगे। तो एक नए ढंग की गुलामी इस विदेश में होगी। तो हमने भारत को, मैंने कहा कि जो गांव गुलाम है, तो शहर के लोगों ने, अब देखिए शहर के लोग गांव को गुलाम बनाए हुए, अब फिर भारत एक गुलामी की तरफ बढ़ रहा है, और वो गुलामी कहते हैं कि भारत के लोग ही विदेशों में जाके वहां से भारत को गुलाम बनाएंगे। अब और वहां जो नौकर रखेंगे, किसको, विदेशी लोगों को अपने साथ नौकर चाकर रखेंगे, और सब मिल के भारत को फिर वही चूसने का नए ढंग की गुलामी भारत में अब शुरुआत हो जाएगी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप कम से कम इस गुलामी से जितना जल्दी मुक्त होना हो मुक्त हो जाइए, नहीं तो आप भी, गांव के लोग तो पहले से गुलाम ही हैं, और जब पूरा देश ही गुलाम हो जाएगा तो आप गुलामों के गुलाम होंगे तो क्या हैसियत रहेगी। तो इसीलिए मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि अगर आप इस भारत देश के गुलामी से मुक्त होकर गांव को आज़ाद कर लेंगे, तो अगर ये गांव को आज़ाद कर लेंगे तो इन पर आप निर्भर नहीं रहेंगे, और जब इन पर निर्भर नहीं रहेंगे, अपनी व्यवस्था खुद चलाएंगे, तो आप पर उसका इस गुलामी का आँच भी नहीं आ पाएगा। और नहीं तो अभी तो आप गुलामों के गुलाम है, तो ये तो गुलाम अब दोबारा गुलाम फिर बनने जा रहे हैं भारतीय जितने हैं। देखिएगा, देखते देखते आपको, ये नहीं कहता हूँ कि 5 साल 7 साल में, 20 25 50 साल में फिर गुलाम हो जाएंगे सब, इस तरह गुलाम होगा, सीधे ही गुलाम। ये गुलामी अब आएगी भारतीयों के द्वारा, भारतीयों पर गुलामी आएगी, तो ये गुलामी रहेंगे विदेश में सब, और भारत को गुलाम बना के अपनी व्यवस्था चलाएंगे। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप इनसे मुक्त होना है तो आप इस स्थिति को समझ लीजिए। तो इसीलिए फिर से एक बात बताऊँ कि इस भारत को अगर, गांव को अगर जब तक आप गुलामी से मुक्त नहीं करेंगे तो आपका अगला समय आपके लिए और बुरे आने वाले हैं। और बुरे आने वाले तो इसलिए अच्छा है कि जल्दी जल्दी आपको पहले तो सरकार से अपने की गुलामी से, गांव को गुलामी से मुक्त करा दें। गांव को गुलामी मुक्त करेंगे
अपना तंत्र खुद चलाएंगे, और जब अपना तंत्र चलाएंगे तो अपने संपन्न भी होंगे, अपने खुशहाल भी होंगे, अपने सभ्यता अपने को सुसंस्कृति और सुसभ्य भी बनाएंगे। क्योंकि हर गांव अपना देश का, हर गांव अपने ढंग का एक अलग गांव है, और हर गांव अपने को सुसंस्कृत और सभ्य बनाएंगे। तो सुसंस्कृत और सभ्य बनाएंगे तो इस तरह की गुलामी अगर कभी जो आने वाली है उसका डट के मुकाबला भी कर सकते हैं। आज तो खुद ही गुलाम है तो उसका मुकाबला भी क्या कर सकते हैं। तो इसलिए मैं एक बार फिर आपसे कहता हूँ कि आप गांव का पैसा और गांव का पावर गांव को मिलना बहुत जरूरी है। और जिस दिन गांव का पैसा गांव का पावर मिल जाएगा तो एक गांव के एक नए गांव, जो गांव इतने सशक्त हो जाएंगे कि मैं बार बार कहता हूँ कि एक नए भारत का सृजन होगा। नया भारत का मतलब हमारा जो असली भारत है उसका हम पुनर्स्थापित कर पाएंगे, और उस असली भारत जो हमारा सभ्यता में, संस्कृति में, आध्यात्म में जो सबसे अग्रणी रहा है उस तरफ पुनः हम उस स्थिति को प्राप्त कर देंगे। धन्यवाद।